अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जो विशेष रूप से पटवारी के एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। तो ये 100 मार्क का पेपर होगा, 20 नंबर का गणित है। अब इस 20 नंबर के गणित में आप सिर्फ गणित मत समझिए, ये गणित तो रीजनिंग मिलाकर आता है। वो लिखते गणित हैं लेकिन रीजनिंग जरूर आती है। तो ये आपका अच्छा पोर्शन है जहाँ आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। 20 नंबर ये आपके सेफ होते हैं मैथ्स रीजनिंग में। कंप्यूटर 20 नंबर का आता है, 20 नंबर का आपका कंप्यूटर होता है, कितने होते हैं 40। 20 नंबर का आपका जनरल नॉलेज होता है, कितने होते हैं 60। 20 नंबर की होती है आपकी हिंदी, कितने हो गए, बचा गया 20 नंबर पंचायती राज और अर्थव्यवस्था। तो पंचायती राज और अर्थव्यवस्था में लगभग आप ये मान के चलो कि पंचायत से जुड़े हुए जितने भी जो संविधान के जो संशोधन हुए, जो अमेंडमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, 73वां और 74वां। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ, 1993 में, जिसके तहत नगर पालिका और नगर निगम को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इन्हें स्थानीय स्वशासन कहा गया, लोकल गुड गवर्नेंस। For my friends who are studying in English, 73rd amendment was done in 1992 and ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत board the constitutional status according to that, and 74th amendment of constitution was done in 1994 and one more special thing, नगर पालिका and नगर निगम्स board the constitution take under the amendment। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 और 1993, 1992 में हुआ था, वो 93 में लागू हुआ, 93 हुआ, 94 में लागू हुआ। इनसे नगर पालिका और नगर निगम को संवैधानिक दर्जा दिया गया और स्थानीय स्वशासन, लोकल गुड गवर्नेंस का एक कंसेप्ट जो था दुनिया में, भारत ने उसको लागू किया। आज हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है जहां महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। संसद में नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा में 50% नहीं है, राज्यों की विधानसभा में 50% नहीं है, लेकिन पंचायत चुनावों में, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, पंचायत के 3 स्तर है, जिला पंचायत सबसे ऊपर, उसके नीचे जनपद पंचायत, उसके सबसे नीचे ग्राम पंचायत। इसको त्रिस्तरीय बोलते हैं, 3 लेयर सिस्टम। या महिलाओं को 50% रिजर्वेशन प्राप्त। और याद रखिएगा 1956 में राजस्थान के नागौर जिले से तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पंचायती राज की शुरुआत की थी। वहां शुरू हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ लागू हुआ 1999 में, आई थिंक सो 98, 1990 में। MP was the first state who started पंचायत इलेक्शन। काफी इंफॉर्मेशन है, एक ही टॉपिक को हम कई तरह से पढ़ सकते हैं। ये मैंने एक झलक दिखाई है, गाना झलक दिखलाई है, झलक दिखलाई है, खाई की झलक दिखलाई है पंचायती राज व्यवस्था की। तो पंचायती राज व्यवस्था अर्थव्यवस्था में सैकड़ों किताब आने वाली, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये में, उन्हें खरीदें, पढ़ें। लेकिन मेरा कहने का मतलब तथ्यात्मक जानकारी ज्यादा पढ़ें। चारों पांचों, थोड़ा सा 5 में डिस्कस करूंगा इस पर मैं। 5 सेक्शन है। मैथ्स 20 नंबर का है, गणित जीके 20 नंबर का है, कंप्यूटर 20 नंबर का है, हिंदी 20 नंबर की है, और जनरल नॉलेज जो है हमारा उसी में आ जाता है हमारा पंचायती राज अर्थव्यवस्था। तो ये जो 20 नंबर का, तो आप यह गलती मत करना, हिंदी को आप अंडर एस्टिमेट कर दो। हिंदी और मैथ्स बराबर है, जो आपका कंप्यूटर है वो भी बराबर हो। कंप्यूटर को आप समझ मत लेना कि कॉपी कैसे करें, Ctrl+C से। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, ये न्यूट्रल क्वेश्चंस होते हैं कि भाई किसी डॉक्यूमेंट को हमें सेव करना है तो क्या करेंगे, Ctrl+A। अच्छा सर, उसको नाम देना जरूरी है क्या? नहीं, आप उसको नाम नहीं दोगे तो भी कंप्यूटर उसको अपनी मेमोरी में ब्लैंक डॉक्यूमेंट के रूप में सेव कर लेगा। ठीक, ब्लैंक सेव हो जाएगा, ठीक है ना। आपने जो भी लिखा होगा उस नाम से वो सेव हो जाएगा। ये न्यूट्रल क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा टफ का होगा पूरा, जहाँ नेटवर्किंग की बात करें। अब
अब नेटवर्क, आज मैं पटवारी के सिलेबस में चर्चा कर रहा हूँ स्पेशली, इसलिए मैं मिसलेनियस क्लास बोला। अब दूसरा आते हैं काय में, कंप्यूटर पे। जैसे मैं उसमें पंचायत राज का थोड़ा झलक आपको दिखलाई, अब मैं आ रहा हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर में थोड़ा टेढ़ा करेगा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इज द बिगेस्ट सोर्स टू गेट 5 to 7 क्वेश्चन इन बैंक पीओ एज वेल एज इन कंप्यूटर पटवारी एग्जाम, यूपीएससी पीएससी सब में आता है। लिखते नहीं है, देते हैं साहब। बिना कंप्यूटर के कुछ होता है। एसडीएम साहब को भी कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, पटवारी को भी कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, बाबू को भी कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, बैंक को। नेटवर्किंग हो गई, जैसे आपका स्टार टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया, बस टोपोलॉजी हो गया, मैश टोपोलॉजी हो गया। मैश माने जाल, इंटरनेट इज द एग्जाम्पल ऑफ मैश टोपोलॉजी। इनके टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गए, ये मैंने बताया आपको। टोपोलॉजी, कंप्यूटरों को नेटवर्क में जोड़ना, अलग अलग तरीके से हम कैसे कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी में जोड़ सकते हैं, बस टोपोलॉजी में जोड़ सकते हैं, ट्री टोपोलॉजी में जोड़ सकते हैं। अब इंटरनेट इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्री टोपोलॉजी। दुनिया भर के कंप्यूटर ट्री टोपोलॉजी में जोड़ो। हाँ, मेरे ऑफिस में अगर 4 कंप्यूटर जोड़ना है तो लेन में लोकल एरिया नेटवर्क, लेन टोपोलॉजी इज द बेस्ट, जिसको हम बस टोपोलॉजी बोलते हैं। लेन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है। फिर एक आता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, जो से हमारा बीएसएन हो गया, रेलवे हो गया, 100 किलोमीटर के रेडियस में जो काम करते हैं। पोस्ट ऑफिस हो गया। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं सर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। देखो भाई, मैंने बैंक पीओ निकाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिना स्पीड के को 3 चीज़ें हैं, स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम। मैच करना है, सिलेक्शन होना है तो आपको स्पीड चलना पड़ेगा। बाकी आप यूट्यूब पे और वीडियो देख सकते हैं, एक ही चीज़ को 6 बार बोलेगा, खुद का टाइम बर्बाद किया और आपका भी किया। हाँ, इस वीडियो को 6 बार आप देखो, कोई दिक्कत नहीं, और मैं एक ही बार बोलूँगा। आपको मेरे साथ केस करना है तो आपका स्वागत। मैंने आपसे एक बार भी नहीं बोला हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जरूरत होगी आप 100 बार दबाएंगे। लेक्चर अच्छा लगेगा, आप डेली आएंगे। काम कर रहे हैं भैया। अगर आपने जीवन से 1 घंटा 2 घंटा आपको ऑनलाइन दे रहे हैं तो आप एक सब्सक्राइब करेंगे, उससे क्या होगा, हम आपको एक जिंदगी में सिलेक्शन देंगे। मेन मेट्रोपोलियन नेटवर्क, ये सिर्फ नाम पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको मेन पढ़ना पड़ेगा, लेन पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, मेरे घर में, मेरे ऑफिस में अगर मैं नेटवर्किंग लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, लेन। ये पटवारी का एक क्वेश्चन हो गया, जो सीख रहा है उसका एक क्वेश्चन 1 नंबर मिल गया, उसको लिख के जरा आएगा तो आएगा। मेन पढ़ना पड़ेगा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। पोस्ट ऑफिस हो गया, हमारा बीएसएनएल हो गया, हमारा रेलवे हो गया, हमारा बैंकिंग हो गया। 2 तरह के नेटवर्क होते हैं, इंटरनेट और इंटरनेट। इंटरनेट कौन से होते हैं, जो पूरी दुनिया को जोड़ते हैं। और इंटरनेट कौन से होते हैं, इंट्रानेट। एक होता है इंट्रानेट, एक होता है इंटरनेट। इंटरनेट माने दुनिया को एक दूसरे से जोड़ते हैं। हम सब मोबाइल जुड़े हुए, किसी को भी ईमेल कर दे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो चाहे वो कर सकते हैं। और बैंकर या रेलवे वाला या पोस्ट ऑफिस वाला या कलेक्टेड में जो काम करने वाला है बाबू, वो अपनी इंटरनल फाइल्स को आपसे शेयर नहीं करेंगे, तो वो आपस में जो शेयरिंग करेंगे वो भी इंट्रानेट। दैट इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ नेटवर्क। जैसे एसबीआई बैंक है, मान लो आपका गुना में खाता है और आपको शिवपुरी से पैसा निकालना है, तो इंटरनेट तो एक ऑर्गेनाइजर का नेटवर्क है। और आपको ग्वालियर में रहते हो, ग्वालियर में निकालना है। आप रहते हो लश्कर में और आपको निकालना है कहाँ पे, घाटीगांव वाली ब्रांच से, वो भी निकल जाएगा। आप मुंबई में रहते हो, नवी मुंबई में रहते हो और आप पनवेल में पैसा निकालना है, निकलेगा। तो उनका इंटरनेट है। एक बैंक का खुद के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन में खुद के अंदर जो नेटवर्क होता है इंटरनेट। इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेट इंपॉर्टेंट। लेन हो गया, मैन हो गया, अब आते बैन, वाइड एरिया नेटवर्क है। पूरी दुनिया को जिसने जोड़ रखा है, उसमें रूटर्स पढ़ना पड़ेगा। रूटर्स क्या करते हैं, गेटवे पढ़ना पड़ेंगे, स्विचेस पढ़ना पड़ेगा। अब आप बोलोगे रूटर क्या होता है सर, 2 नेटवर्कों को जोड़ने का काम क्या करता है, रूटर। आइडिया और एयरटेल के नेटवर्क को जोड़ने का काम करेगा रूटर। इंडिया और अमेरिका के नेटवर्क को जोड़ने का काम करेगा गेटवे। व्हाट आर द रूटर एंड गेटवे, दे आर द कंप्यूटर्स ऑफ द नेटवर्क। ये इंसान नहीं है कोई, रूटर कोई इंसान है, नारंगी कलर की जैकेट पहन के खड़े हुए है, वो 2 तरफ जोड़ रहा है, हरी झंडी दिखा रहा है, लाल झंडी दिखा रहा है। ये भी एक मशीन है।
Router is a machine, not router. Router is a computer machine. Gateway is a computer. Terminals. What are the meaning of terminals? They are also the computers. एक नेटवर्क में बड़ा कंप्यूटर होता है जहाँ सारी सुविधाएं होती है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसको हम बोलते हैं सर्वर। और उससे जो जुड़े होते हैं छोटे छोटे वो होते हैं क्लाइंट्स। तो एक नेटवर्क में सर्वर जो होता है वो मेन कंप्यूटर होता है, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आती है, उसी से जाती है। और उससे जुड़े जो छोटे कंप्यूटर होते हैं लाखों की तादाद में हो सकते हैं, वो क्लाइंट्स है। तो नेटवर्किंग में बड़े कंप्यूटर को जहां सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको बोला जाता है सर्वर। तो जो छोटे कंप्यूटर होते हैं उनको बोला क्लाइंट्स या हब, HUB या टर्मिनल्स। तीन नाम उनके, क्लाइंट्स, हब और टर्मिनल। अच्छा एक और चीज, अक्सर जैसे रूटर है, दो लग गए, एक रूटर ने नेटवर्क कनेक्ट कर दिया। अब हमें कई बार अनवांटेड ईमेल्स आते हैं, अनवांटेड जंक ईमेल्स आते हैं, स्पैम आते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए होता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? तो इंटरनेट की दुनिया ने अपने यहाँ पर आने वाली और जाने वाले जो मैसेजेस होते हैं, ईमेल्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया, POP, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मन में थोड़ा धीरे बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। जो आप अपना लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर खोलते हो तो HTTP लिखा था, बिकॉज विदाउट दिस वेब पेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ये HTML में लिखा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे हम HTML भाषा कहते हैं, इसकी HTML कोडिंग होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसके लिए जावा का ज्ञान होना जरूरी है। वो वेब पेज जावा में कोडिंग की जाती है। विजुअल बेसिक .NET, दो ऐसे, विजुअल बेसिक .networking। तो इसके लिए नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया था, VB.NET। दे आर द न्यू फॉर्म्स ऑफ जावा। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये झलक दिखला जा। तो आप लेन, आपको ये क्लास कंप्लीट नहीं है, आप समझ रहे हो कि सर ने पटवारी पढ़ा दिया कंप्यूटर थी, वो नहीं भैया, झलक थी कि आपको लेन का ज्ञान होना चाहिए, सारी उसकी डेफिनेशन, मैन उसकी सारी डेफिनेशन, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो मैं POP होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, हाइपर HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, फायरवॉल। भूल जाता हूँ, फायरवॉल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायरवॉल? जब मैं भी स्टूडेंट था मैं सोचता था कि बोल होगी, इसको लगा देते हो। फायरवॉल इज ऑल्सो कंप्यूटर, और इसका काम होता है क्या, चौकीदारी का, सीटी बजाने का। हेलो, कहाँ जा रहे हो? कोई भी मैसेज आएगा वो तो POP भी करेगा, कोई भी फाइल आएगी उसको चेक करेगा तो जाने देगा, और जाएगी तो चेक करेगा तो जाने देगा। माने पूरे नेटवर्किंग पे विसल ब्लोअर का काम करता है फायरवॉल। तो फायरवॉल उनसे फायरवॉल का होता है खिलौना नहीं, कंप्यूटर नहीं, नेटवर्क से जुड़ा हुआ कंप्यूटर। आप अपने घर में कंप्यूटर रख दो, क्या तो फायरवॉल है, it will not make the sense. No. Firewall is a supercomputer that contains the scrutiny power to check the messages, files coming and going, uploading and downloading. आपके कंप्यूटर की अपलोडिंग और डाउनलोडिंग को चेक करता है, उसको बोलते हैं फायरवॉल। And what is a firewall? It is a computer of networking. It always follow FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपने देखा POP क्या था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ईमेल्स को, जंक ईमेल्स को, स्पैम को कंट्रोल कर रहा है। FTP, कंप्यूटर में अगर आप छोटा आ लिखोगे तो वो भी सेव होगा तो फाइल के रूप में, अपना नाम लिखोगे तो सेव होगा फाइल के रूप में, 200, 300, 400 शब्दों का निबंध लिखोगे तो वो भी सब सेव होगा फाइल के रूप में। तो फाइल्स ट्रांसफर हो रही है साहब, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। जब हम किसी को भेजते हैं तो अपलोड कहलाता है, और जब किसी को लेते हैं तो डाउनलोड कहलाता है। कई सारे वर्जन है, PDF वर्जन है, उसमें भेज सकते हैं, ठीक है, सिंपल फाइल फॉर्मेट में भेज सकते हैं, ठीक। तो ये आपका
कुछ झलक थी, कंप्यूटर नहीं था। वेरी सीरियसली, वेरी ऑनेस्टली कि दिस इज नॉट कंप्यूटर एट ऑल, कि भाई इतना सा हमने पढ़ लिया और हमने बोला मैं तो तैयार हूँ। बड़ा अच्छा कोटेशन बोल रहा हूँ मैं तुमसे, याद रखना इस कोटेशन को। कभी कभी बदला लेने से ज्यादा जरूरी, कभी कभी बदला लेने से ज्यादा जरूरी खुद को बदलना। अगर आप बदला लेना चाहते हो किसी से तो अपने आप को बदलो। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य एक दूसरे से अपरिचित थे। चाणक्य एक शिक्षक था, जब उसका अपमान किया नंदवंश ने तो उसने शपथ खा ली कि चुटिया जब तक नहीं कटाऊंगा जब तक कि तेरा सिर न कटा दूं। उसने बदला, अपने आप बदला लिया। कोटेशन क्या थी? कभी कभी बदला लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या बदलना है, तो अपने आप को बदलिए। आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं सोसाइटी से, बदला लेना चाहते हैं, जिनने आपकी मजाक उड़ाई हो, जिनने कहा है कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, दिखाई हो सेलेक्ट हो गया। याद रखिए, डिप्रेशन इज नथिंग, डिप्रेशन इज नथिंग द सेकेंड डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ माइंड। क्या बोला? डिप्रेशन इज नथिंग, दिस इज द सेकेंड डुप्लीकेट फॉर्म ऑफ माइंड। जहां भी समझ लेते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, वही डिप्रेशन है। जहां मैं समझ लेता हूं कि ये मैं ही कर पाऊंगा, वो क्या? इंप्रेशन। मैं क्यों सेंस मैं करूंगा इसको, ये मेरे लिए बना। तो अब मैं आता हूं तुम्हारे तीसरे विषय। पहला हो गया क्या? कंप्यूटर, मैंने बोल दिया। दूसरा मैंने पंचायती राज अर्थव्यवस्था को बता दी। अब आता है तीसरा हिंदी। हिंदी में याद कीजिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते उन्हें वैसे ही डर लगता। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हिंदी में। रस पढ़ लीजिए, छंद पढ़ लीजिए, अलंकार पढ़ लीजिए। शॉर्टकट बता रहा हूँ, रस, छंद, अलंकार। संधि पढ़ लीजिए, संधि के प्रकार पढ़ लीजिए। प्रमुख प्रमुख जो काव्य रचना है उनकी आप, जैसे तुलसी प्रेमचंद उनकी रचना कफन है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछी चुकी है, ठीक है ना। ये कुछ प्रमुख कविताएं, प्रमुख कवि रचनाएं पढ़ लीजिए। जो महाकवि हुए, जो सूरदास जी, कालिदास जी और हमारे तुलसीदास जी, इनकी रचनाएं पढ़ लीजिए। कबीरदास जी, मीराबाई, रस खान, रहीम, इनके दोहे छंद पढ़ लीजिए। छप्पे पढ़ लीजिए, छप्पे 6 चरण का होता है छप्पे। मैंने भी MPSI निकाला, लेकिन मैं फिर करा नहीं, वो अलग बात है। मैं तो ब्रांच मैनेजर ही बन गया था, वो भी नहीं कर पाया, वो अलग बात है। हनुमान जी महाराज ने पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रखा है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी मेहनत करके, इतना नॉलेज गेन करके मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, अच्छा है, लोगों की मदद हुई है और हो रही है और आगे भी होगी, तो कोई बात नहीं। ये आपका हिंदी का पोर्शन यहाँ समाप्त नहीं होता। अब आती है हिंदी के प्रमुख नाटककार। मध्य प्रदेश में लोग क्या करते हैं? रस, छंद, अलंकार, छप्पे, दोहा, सोटा, इनको पढ़ ले। हरि गीतिका, गीतिका, गीतिका एक छंद है। हरि गीतिका एक छंद है। गीतिका में 4 चरण होते हैं, हरि गीतिका में भी 4 चरण होते हैं। इसमें ताल ले होती है, ताल को ले का बड़ा ज्ञान होना चाहिए। दोहा मात्रा से आता है, चौपाई मात्रा से आती, छप्पे मात्रा से होता है 6 चरण से। रस आपके 9 है, अलंकार आपके 12 या 13 है, अनुप्रास अलंकार है। इन सबको आप पढ़िए। इसके अलावा जो जहाँ से नंबर खिंचेंगे वो कौन है? हिंदी नाटककार, जैसा हरिशंकर परसाई, ओहो, मध्य प्रदेश की शान। सुभद्रा कुमारी चौहान, हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी, हमारे जबलपुर के मुझे तोड़ लेना तू बनवा ली, उस पद में तू देना फेंक, वो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर। इन्हें पढ़ी। माखनलाल चतुर्वेदी साहब, इनकी रचना थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, बुंदेले हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, और सब आपको पता है। इनकी रचनाएं जरूर पढ़िए। फिर हमारे यहाँ कुछ व्यंग्यकार हुए, शरद जोशी साहब, बड़े व्यंग्यकार हैं मध्य प्रदेश से। इनके बारे में, इनकी कौन सी रचना है, इनके कौन कौन से पुरस्कार हैं,
मध्य प्रदेश सरकार के पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, कुमार गंधर्व पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार, किशोर कुमार सम्मान, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। विक्रम पुरस्कार खेलों में, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद और आगे चले, थोड़ी सी हम चले तो हम बुंदेलखंड में भी जाते हैं। बुंदेलखंडी और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, जैसे हमारा कौन सा, हमारा जो ओरछा वाला पोर्शन, हमारा छतरपुर वाला पोर्शन, ये ललितपुर से मिला हुआ। बुंदेली काव्य रचनाएं हमारे यहाँ बहुत पूछी जा रही हैं आजकल, एमपी में, एसआई में, हिंदी में। चूंकि हमारे यहाँ, मैं किसी का नाम नहीं बोलूँगा, किसी को बोलने से अच्छा भी नहीं लगता। अगर आप टीचर हैं तो दूसरे टीचर का रिस्पेक्ट करिए, अगर आप टीचर हो तो एक दूसरे टीचर रिस्पेक्ट करिए। लेकिन हमारे यहाँ लगभग हम बुंदेली साहित्य को नजरअंदाज करना। बुंदेली साहित्य 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन देता है और सिलेक्शन के लिए 1 नंबर काफी होता है। पटवारी की एक विशेषता ये है कि भगवान कृपा से इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जय श्री राम बोलो, किस्मत का ताला खोलो। हो सकता है आदमी 100 तुक्के लगा 100 को तो सिलेक्ट हो जाए, पर ऐसा होने के चांस जो है वो है 0.1%। 99.99% तो भगवान को उन्हीं को सिलेक्शन देना होगा जिनने मेहनत करी है। क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, कर्म करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मुझ पे छोड़ दो। लोग पता क्या लगता है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, अधूरा है। नहीं, उनने कहा है कर्म करो फल की इच्छा छोड़ दो, मुझ पे छोड़ दो। मैं भगवान हूं, मैं अन्याय नहीं करता। मैंने तो नहीं देखा कभी किसी को वो एसडीएम बन गया हो या बैंक पीओ बन गया हो बिना मेहनत। तुक्के लगते हैं, 80 नंबर उसने करे, 10 तुक्के लग गए उसके, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 को उसने करे और 80 तुक्के लग गए, इट इज नॉट पॉसिबल यार। और ऐसा हो रहा है तो फिर भगवान कीजिए हो, ठीक है। तो आपको अपने यहाँ की सिर्फ रस, छंद, अलंकार इनको पढ़ना है। दोहा, चौपाई, सोटा, छप्पे, गीतिका, आरी गीतिका, इनको धोना है। आज से धोना शुरू कर दो वीडियो देखते। इसके अलावा आपको अपने मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों, उनकी रचनाएं को पढ़ना पड़ेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके नाटक को पढ़ना पड़ेगा 1931 के, वहां से क्वेश्चन आते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, अशुद्ध वाक्य। लोग मजाक करते हैं कि अशुद्ध वाक्य में क्या, मैं तो पकड़ लूंगा। वह गाना गा रही थी, वह गाना गा रही थी, वह गाना गा रही थी। आज तीसरा जेंडर भी चलता है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, और ट्रांसजेंडर को भी हम मुस्लिम बोलते हैं। वह गाना गा रही थी, किस फीमेल में ले जाओ। चिड़िया उड़ रही थी, चिड़िया को क्या बोलोगे आप? कौआ बैठा था डाल पे, कौआ डाल पर बैठा था, तो कौआ का क्या हुआ? कौआ मादा भी होती है, कौआ मेल और फीमेल दोनों होता है, मादा कौआ अलग होता है, लेकिन उसने बोला नहीं ना, इसलिए आप डिसाइड नहीं कर सकते। अशुद्ध वाक्य, एक शब्द में वाक्य, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिन्हें हम बोलते हैं। भैया हिंदी मैया बहुत टफ है, जय माई की। हिंदी को हल्के में मत लेना, नहीं तुम हल्के हो जाओगे। ये भी एक झलक थी, झलक दिखला जाए। बोले सर आप तो मैसेज नहीं पढ़ाते हो, बैंक पीओ के टीचर हो, आपको इतनी जबरदस्त नॉलेज कहाँ से आ गई हिंदी? मेरे भाई, मैंने बोला ना MPSI निकाली, कल हमारा भाई एक डाल देगा, अपलोड कर देगा SI का मेरा, इसी में आज वीडियो में डाल देगा मेरा सिलेक्शन लेटर, आज ही डालेगा, देखिएगा। अब मैंने 3 टॉपिक खत्म कर दिए, पंचायती राज, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर और हिंदी, और उसकी जहां से नंबरिंग हो सकती है। भैया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शुद्ध वाक, अशुद्ध वाक इन्हें जरूर करना है। और आजकल पैराग्राफ बहुत आते हैं, पैराग्राफ को पढ़ो और उसके प्रश्नोत्तर। लोग आना कहते हैं गंगा हिमालय से निकली थी, भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अब उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड से होती हुई वो अनेक राज्यों में प्रवेश करती है। उनने बोला इसका सारांश लिखो, तो वो पूरा का पूरा वही लिख देता। हमारे सर ने बोली थी एक लाइन ऊपर से, एक बीच में से, एक नीचे से। तो तेरे सर ने तेरी और उसकी दोनों किस्मत बर्बाद कर दी। एक लाइन ऊपर से, एक बीच में से, एक नीचे नहीं लिखना।
यू विल हैव टू रीड इट, आपको पढ़ना होगा और अपने शब्दों में लिखना होगा, सारांश लिखना है ना भैया। उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर इसका सारांश लिखें। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा क्या, मान लो क्लाइमेट चेंज पे कोई टॉपिक आ गया, नाउ रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड थिंक इट एंड देन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट आई एम जस्ट गोइंग फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम फॉर पीएससी। जी मैं पीएससी के बारे में बता, लेकिन यहाँ भी क्या होता है कि आप जब अच्छे से समझ लोगे तभी तो क्लिक करोगे पटवारी में। गद्यांश पद्यांश आए, आपने पढ़े, आपको समझ में आया तभी तो आप शीर्षक बता पाओगे, लेखक क्या कहना चाहता है बता पाओगे, लेखक कहाँ उलाहना दे रहा है, लेखक का व्यंग क्या है, लेखक क्या प्रश्न खड़ा करना चाहता है। अब आते हैं हम सबसे एंड में मैच पे। अब आते हैं क्या पे, एमपी जीके। समुद्र साहब, समुद्र, तो मैं आपको कुछ टॉपिकों के नाम बताया था और उन टॉपिकों के नाम बताने से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। इतिहास पढ़ना है आपको एमपी का। अब आप सोचो सर उनने तो एमपी जी के लिखी थी और आप तो गिर पूरे। भैया वो ये भी पूछ सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। अभी बताया था सर रोज वोकर 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1926 में। तो जीके है भाई, यहाँ गधों का कोई काम नहीं है, घोड़ों का काम। अरबी रेस के घोड़े चाहिए, मेहनती लड़के। सिलेक्शन कब होगा कब नहीं होगा, लड़कियां सिलेक्शन कब होगा, जो रोज पढ़े बिना टेंशन के उसका सिलेक्शन होगा। बात कर, मैं मंदिर जाता हूँ माँ के दर्शन करने, मैं इस उद्देश्य थोड़ी तो आज माँ मुझे वरदान दे देगी, कल दे देगी, परसों, एक दिन जरूर देगी अगर मेरी श्रद्धा और शिद्दत सही होगी। आप पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। इतिहास पढ़िए आप एमपी का। भौगोलिक परिवेश, ज्योग्राफिकल एक सीमा जो होती है, कितने राज्य हमारे उत्तर में, कितने पूर्व में, कितने पश्चिम में, कितने दक्षिण में, हमारे यहाँ कौन कौन से अयस्क मिलते हैं, हमारे यहाँ कितने नेशनल पार्क हैं, हमारे यहाँ कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, उन पर कौन कौन सी बांध की परियोजनाएं चल रही। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक आध परियोजना राजघाट परियोजना, मध्य प्रदेश और बिहार की एक आध परियोजना है सोनभद्र परियोजना। अरे सर आपको सबको पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पेंच परियोजना, मध्य प्रदेश और गुजरात की नर्मदा परियोजना, मध्य प्रदेश राजस्थान की राणा सांगर परियोजना, महात्मा गांधी परियोजना, चंबल एलएसएस बराबर। तो ये तो पढ़ना पड़ेगा आपको भौगोलिक प्रदेश में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? बांधवगढ़। सबसे छोटा कौन सा? भोपाल वाला, जो भोपाल में है, जिसको वन विहार कहते हैं। इसके बाद आपकी अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है, या खेती का प्रतिशत कितना है, या खेती में सिंचाई जो होती है वो कुओं से कितने परसेंट होती, तालाबों से कितने परसेंट होती, नहरों से कितनी होती, नदियों से कितनी होती, क्योंकि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं। हम बदकिस्मत है, गुना जिले के रहने वाले को, हमारे यहाँ कोई बड़ी नदी नहीं है, लेकिन जो जहाँ माँ नर्मदा बहती है, जहाँ माँ ताप्ती बहती है, याद रखना ऊपर विंध्याचल है, उसके नीचे माँ नर्मदा बहती है, फिर सतपुड़ा है, तो दोनों पर्वत श्रृंखलाओं को बीच में से चीर कर बहती है माँ। ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा, और बीच में माँ नर्मदा, और सतपुड़ा के नीचे ताप्ती। तो निचले जिले जो है हमारे जबलपुर, नरसिंहपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, धार, नरसिंहपुर, अनूपपुर, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये सब नदियों के किनारे बसे हुए। मध्य प्रदेश में हमारी जो माँ नर्मदा, उनकी लंबाई शायद 1079 है, वैसे 13-12 किलोमीटर है। दोनों नदियाँ, चाहे नर्मदा और ताप्ती, दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं। इसको नदियों का मायका भी कहते हैं मध्य प्रदेश। नदियाँ कौन सी है, उनकी परियोजनाएं कौन सी हैं, उनके ऊपर कौन कौन से बांध चल रहे हैं, तवा परियोजना, वन ऑफ द बेस्ट। नर्मदा जी की सहायक नदी है, होशंगाबाद जिले के पहले ही मिल जाती है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आती अर्थव्यवस्था, खेती में भाई कौन कौन सी फसलें होती है। गेहूं होता है हमारे यहाँ, सोयाबीन होता है हमारे यहाँ, धनिया होता है। विश्व का सबसे अच्छी क्वालिटी का धनिया हमारे गुना जिले में होता है, कुमराज तहसील में। एशिया की सबसे बड़ी मंडी हम धनिया की।
एशिया, आई एम जस्ट टॉकिंग एशिया। सोयाबीन, हमें सोया प्रदेश कहा जाता है, वो सोने वाला सोया नहीं, सोयाबीन वाला सोया। भारत की सबसे ज़्यादा सोयाबीन हमारे यहाँ होती है, जिसे हम पीला सोना भी कहते हैं सोयाबीन को, सोया प्रदेश पीला सोना। ठीक है भाई, जो वीडियो देख रहा है बुरा मत मानना, सत्य है, सत्य तो हमेशा सत्य होता है। तो आपको सोयाबीन पढ़ना पड़ेगा, सोयाबीन के साथ साथ आपको धनिया पढ़ना पड़ेगा। गेहूं को अशोकनगर, विदिशा, होशंगाबाद, जहाँ नदियाँ बह रही हैं। अब अशोकनगर में कोई नदी नहीं है पर सिंध है, और अपना राजघाट परियोजना हो गई तो पाइपलाइन आ गई है, तो बहुत अच्छी उस एरिया में अच्छा गेहूँ होता है। हमारे यहाँ सरबती गेहूँ होता है। सीहोर, विदिशा, बासोदा, हमारी पूरी पट्टी फेमस चली सरबती गेहूँ के लिए। आशीर्वाद आटा कहते हैं, बाबा रामदेव कहते थे सरबती आटा, पतंजलि का आटा। सीहोर के गेहूँ चुने गए सोने के कण से। तो गेहूँ हमारे यहाँ प्रमुख फसल है। सोयाबीन हमारे यहाँ प्रमुख फसल है। धनिया, चना हमारे यहाँ प्रमुख। रबी फसलें कौन सी हैं हमारी, खरीफ की फसलें कौन सी है हमारे यहाँ प्रमुख फसलें हैं? जो व्यापारिक फसलें वो कौन? गन्ना हम उगाते हैं, और कुछ तो हमारे साथ व्यापारिक फसल है नहीं। सब्जियाँ तो हम उगाते हैं, फूलों की और फलों की खेती शायद मालवा में होती है, सब्जियाँ फूलों की खेती मालवा में होती है, जिसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। आलू की खेती सबसे ज़्यादा ग्वालियर में होती है। एक जिला का उत्पाद योजना से आलू सबसे ज़्यादा ग्वालियर में होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब है आपको ऐतिहासिक नॉलेज होना चाहिए, इतिहास का। आपको भौगोलिक परिवेश में आपको ये पता होना चाहिए कि रायसेन जिले में जो गुफाएं हैं हमारी, आदि मानव से भी पुरानी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, रायसेन जिले में है ना, मैं नाम भूल रहा हूँ गुफाओं का, भीमबेटका की गुफाएं। वो गुफाएं जो है प्राग ऐतिहासिक काल की, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। बाघ की गुफाएं रायसेन जिले में, आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों आती ही है, भीमबेटका की गुफाएं, बाघ की गुफाएं। धार जिले में चले जाओ आप, मांडवगढ़ का किला, मांडवगढ़ का किला, नर्मदा और उसकी प्रमुख नदियाँ। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, कहीं लाल मिट्टी, कहीं काली मिट्टी, कहीं पीली मिट्टी, कहीं पथरीली मिट्टी। तो सतपुड़ा वाली जो बेल्ट है वो पहाड़ की है, तो पथरीली मिट्टी है। विंध्याचल वाली बेल्ट पहाड़ी है, वहाँ पथरीली मिट्टी है। और नर्मदा जी ने उसको रिफ्ट वैली में काटा, तीखी घाटी के रूप में। पढ़ना पड़ेगा। तो इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, कला। क्या बात है जो मैंने बोला था, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला। जनजातीय कलाएं हमारी बहुत सारी हैं, हमारे नृत्य बहुत सारे हैं, हमारे यहाँ मेले बहुत सारे लगते हैं, हमारे यहाँ कई सारी बोलियां बोली जाती हैं। मेले हो गए, बोलियां हो गई, सांस्कृतिक कला हो गई, सांस्कृतिक नृत्य हो गए। जैसे हमारा मलखम्ब है, राजकीय खेल, दूधराज जो हमारा राजकीय पक्षी है, पढ़ना पड़ेगा आपको। संस्कृति, हम इंडो ग्रेगेरियन मैं भी सही नहीं बोल पा रहा हूँ, बहुत दिन बाद बोल रहा हूँ। तो इंडो ग्रेगेरियन सभ्यता हमारी, अरे मध्य पाषाण युग के लोग हैं हमारे यहाँ। आदिवासियों के जो आदि मानव के अवशेष मिले हमारे यहाँ एसटी और एसटी बहुतायत में। गोंड हमारे यहाँ पाए जाते हैं, भील हमारे यहाँ पाए जाते हैं, बेगा जनजाति हमारे यहाँ पाई जाती है, कई सारी जनजाति हमारे यहाँ पाई जाती हैं। इन सब चीज़ों को पढ़ लो। सांची का स्तूप पढ़ लो, विदिशा के प्रमुख स्तंभ पढ़ लो, महाकालेश्वर महाराज के बारे में जानकारी, कितने ज्योतिर्लिंग है ये पढ़ लो। मध्य प्रदेश में 3 ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन में महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, 3 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ गिने जाते हैं। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुन उज्जैनम महाकाल ओमकार ममलेश्वरम प्रलयम वेदनाथम जटाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंदे तु रामेशम नागेशम दारुकाम वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमीजते हिमालय तु केदारम कुसुमेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं पुरातः पठेन्द्र सप्त जन्म कृतं पापम स्मरेण विनश्यति यदि द्वादश ज्योतिर्लिंगम स्मरणम संपूर्णम। सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैल मल्लिका उज्जैन्याम महाकालम ओमकालम ममलेश्वर। वैदिक काल से माना गया कि मेरे मध्य प्रदेश में 3 ज्योतिर्लिंग, उज्जैनम, महाकालम, ओमकारम, ममलेश्वर। क्या आपको पढ़ना पड़ेगी साहब। मध्य प्रदेश की नई शिक्षा नीति आपको पढ़ना पड़ेगी, मध्य प्रदेश की नई रोजगार नीति आपको पढ़ना पड़ेगी, और मध्य प्रदेश की
पहले राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री। मामा जी तो 17 साल से, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगी मुख्यमंत्री के लिए। आपको राज्यपाल के लिए जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले जज कौन थे, हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अभी कौन है, कौन हमारे गृह मंत्री, शिक्षा में। पढ़ लेना एक बार सर, पढ़ लेना इतना कुछ, तो पटवारी थोड़ी बन जाओ करीम भैया। और ये पटवारी का सिलेबस नहीं है, एक्चुअली मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ पटवारी, ये MPPSC मेंस का सिलेबस। इतना कुछ अगर आपको है तो आप स्टार, इस तरह कोई रुचि करके आप बोलोगे आई एम गोइंग टू सिलेक्ट। अब आ रहा है मेरा परम प्रिय सब्जेक्ट मैथ्स, जिसने मुझे रोटी दी, पहचान दी, गणित। गणित बहुत बड़ा 37 चैप्टर है, किन किन के नाम लूँ, किन किन के ना लूँ, लेकिन जो आर्ट साइड के हैं, जो कॉमर्स साइड के हैं, जो बायो साइड को डरे ना, वो डरे ना। उनके लिए हिंदी है, उनके लिए MP का GK है 2, 20 दूनी 40, उनके लिए पंचायती राज व्यवस्था है 60, उनके लिए कंप्यूटर है 80। अब तो मैं 10 नंबर तो लानी है, उसके लिए मैं 8-10 चैप्टर है, जैसे लाभ और हानि हो गया, प्रॉफिट लॉस, औसत हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से क्वेश्चन आते हैं 3, इसके बाद नाव तथा धारा संबंधी प्रश्न आते हैं 4, ट्रेन से संबंधित प्रश्न आते हैं 5, इसके बाद मिश्रण से संबंधित प्रश्न आते हैं 6, 7वां 1-2 क्वेश्चन प्रायिकता के भी आ जाते हैं, और 8वां नंबर पे अपन अगर मान के चले तो नंबर सिस्टम, संख्याओं पर आए प्रश्न, इतना पढ़ लो। बाकी जो 20 नंबर 20 में 20 सही है, जिन्हें 10 सही है उनके लिए तो ये थे, जिन्हें सिर्फ 20 में से 20 सही है, फिर वो लोग उन्हें 37 चैप्टर कंटेस्ट होना चाहिए। देखो यार, ये कहावत है, आज का टॉपिक हमारा जो बालक है गौरव, वो अनप्रेडिक्टेबल था कि भाई क्या पढ़ाएंगे, तो मैंने तो चिंता मत कर, कुछ भी पढ़ाएंगे, पर ऐसा पढ़ाएंगे जो बच्चों के जीवन में काम आएगा। आई थिंक सो कि ये आज सबसे अच्छी क्लास मेरे हिसाब से अभी तक की रही। पढ़िए इसको, डरिए मत। अगले वीडियो में टॉपिक बाय टॉपिक आएंगे, एक वीडियो कंप्यूटर के लेके आएंगे, 150-200 क्वेश्चन देंगे, एक वीडियो GK का लेके आएंगे, 150-200 क्वेश्चन देंगे। आप ऐसा मान के चलो यार, 5 सब्जेक्ट हैं, मैं आपको 1000 क्वेश्चन दूंगा। मैं चूहा मार दवाई नहीं देता कि एक गोली खिलाओ सुला दो या तो सिलेक्ट है बाहर, ये मेरा काम नहीं है। मैं आपको 200 से कम क्वेश्चन नहीं देने वाला किसी भी सब्जेक्ट के। 200 क्वेश्चन आप 5 सब्जेक्ट के पढ़ लें, 1000 क्वेश्चन होते। ऊपर वाले ने चाहा तो निश्चित रूप से जहाँ पे कृपा श्री राम जी की हो, तहाँ पे कृपा करे सब कोई, प्रभु और माँ की कृपा अगर हो गई है तो हम सिलेक्ट जरूर होंगे। थैंक यू, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।